रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। इंडियन हिस्ट्री जो जेपीएससी पेपर 1 के लिए चल रहे थे उसमें हम लोग आज औरंगजेब से शुरू करेंगे क्योंकि शाहजहां तक हो चुका है। और ध्यान रखिएगा, जो इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ ये जेपीएससी के साथ साथ 67वीं बीपीएससी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इतना जो भी हिस्ट्री मैंने पढ़ा है अगर आप पढ़ लेते हैं तो 67वीं बीपीएससी में भी कुछ बाहर आने जाने का नहीं है। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज्वाइन बटन भी मिल चुका है, इसके माध्यम से आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। और आप इस चैनल की सामग्रियों का प्रयोग कर रहे हैं या आपको पसंद आ रहे हैं, आपको किसी भी तरह से लाभ पहुंच रहा है तो निश्चित रूप से इस चैनल को आप सहयोग करें, चाहे रेनेशा सिल्वर या रेनेशा गोल्ड। जहां आप सक्षम हो जरूर कीजिए, नहीं सक्षम हैं तो कोई बात नहीं है, आपको सुविधाएं इसी तरह से प्राप्त होती रहेंगी। चलिए औरंगजेब को शुरू करते हैं हम लोग। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। एकमात्र बादशाह था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, एक बार 1658 में, एक बार 1659 में। और औरंगजेब के काल का विद्रोह जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो सूत्र है, आजा सब राजपूत सिख, यानी कि अफगान, सतनामी, बुंदेले, राजपूत सिख तो पूरा है ही, राजपूत और सिख, और ये क्रम में भी है। ओके, अगर क्रम भी पूछता है कि औरंगजेब के काल में विद्रोह का क्रम को क्लियर कीजिए तो आजा सब राजपूत सिख से आप क्लियर कर लेंगे। चलिए अफगान विद्रोह पर बात करते हैं तो 1667 में हुआ। अकमल खां और भागू के नेतृत्व में अमीन खां जो सेनापति था अकबर का, औरंगजेब का उसने दबाया था। दूसरे नंबर पर आते हैं 1669 में जाट विद्रोह हुआ था, गोकुल जाट के द्वारा किया गया था। और इसका जो मुख्य कारण था, मुगल गवर्नर अब्दुल नबी क्या किया था कि केशव राय का मंदिर जो है गिरा दिया था, एक हिस्सा को। उसी से जाट लोग विद्रोही हो गए थे। और गोकुल जाट के बाद इस विद्रोह को राजाराम जाट और चूड़ामन जाट ने भी आगे बढ़ाया। चूड़ामन जाट ही वह व्यक्ति था जिसने जाटों को एक सैन्य शक्ति में बदल दिया और पृथक जाट राज्य की स्थापना की। अलीगढ़ के आसपास से सब हुआ था। ओके, 1688 में चूड़ामन ने सिकंदरा, जहां अकबर का कब्र है, अकबर की कब्र को खोद दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है कि कब्र कौन खोदा था, कहाँ पर कब्र है। सतनामी विद्रोह 1672 में हुआ, ये भी मेवात क्षेत्र में हुआ। विद्रोही वास्तव में दादू दयाल के विचारधारा से प्रभावित थे। बुंदेला विद्रोह जो था, जुझार सिंह बुंदेला और चंपत राय के द्वारा शाहजहां के काल में इसका विद्रोह शुरू हो गया था। और औरंगजेब के समय तक इसने छत्रसाल की उपाधि ले ली थी और यह विद्रोह औरंगजेब के काल में भी जारी रहा। इसके डिटेल जो है बहादुर शाह के टाइम में मिलेंगे, उत्तर मुगल काल में। ओके, राजपूत विद्रोह, इसका भी डिटेल उत्तर मुगल काल में ही फाइनली होगा, लेकिन जो अभी तक जानकारी मिलेगा औरंगजेब के काल में उतने पर ही चर्चा की जाएगी। जसवंत सिंह के पुत्र अजित सिंह की जगह इंदर सिंह को औरंगजेब ने टिका दे दिया था, जो इसका चचेरा भाई था अजित सिंह का। जसवंत सिंह आप जान ही रहे हैं कि वो मुगलों का सेनापति रहा था। देखिए, जसवंत सिंह का बेटा हुआ अजित सिंह। जब उसे नहीं दिया गया तब विद्रोही बन बैठे बहुत सारे राजपूत सरदार। उन विद्रोह करने वालों में से थे दुर्गादास राठौर और राणा राज सिंह। ओके, अकबर आजम और मुअज्जम के माध्यम से इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। अकबर आजम और मुअज्जम जो था वह औरंगजेब का पुत्र था। ये जो मारवाड़ क्षेत्र में राजपूतों का विद्रोह चल रहा था, ये सोल्व तब हुआ जब बहादुर शाह जो औरंगजेब का पुत्र था उसने अजित सिंह को महाराजा की उपाधि देकर राजा मान लिया था और यह मामला सोल्व हुआ। अब आइए सिख विद्रोह। सिखों का प्रबल विद्रोह हुआ। इसका परिणाम ही था कि 1606 में गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दिया। 1675 में तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दे दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को केस, कच्छा, कृपाण, कंघा और कड़ा दिया था, जिसे 5 कंकार भी बोलते हैं। तेग बहादुर के बाद तो गोविंद सिंह बने थे। तो गोविंद सिंह ने औरंगजेब को जफरनामा भेजा था, एक तरह का पत्र होता है जो बादशाह को भेजा जाता था। मिलने की इच्छा की थी, औरंगजेब ने स्वीकृति भी प्रदान कर दी थी, लेकिन औरंगजेब की ही मृत्यु हो गई 1707 में। और फिर बाद में बहादुर शाह जब शासक बनता है तो गुरु गोविंद सिंह को मनसबदारी भी प्रदान करता है और 1708 में महाराष्ट्र के नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह की भी मृत्यु हो गई और इनका जन्म जो हुआ था पटना में हुआ था। अब चलिए 1681 के बाद दक्षिण भारत को देख लीजिए। दक्षिण भारत का इसलिए महत्व बढ़ जाता है 1681 में क्योंकि उस समय औरंगजेब साउथ की ओर चला गया था, क्योंकि उसका पुत्र जो था अकबर वह विद्रोह कर बैठा था। मुगल काल में देखिए पुत्रों के विद्रोह का एक इतिहास रहा था।
तो अकबर का पीछा करते हुए ही दक्षिण भारत गया था, लेकिन वो कभी फिर उत्तर भारत लौट नहीं पाया क्योंकि औरंगाबाद में उसकी मृत्यु हो गई थी लौटते वक्त। 1689 में औरंगजेब के अधिकारी मुकर्रब खान ने मराठा राजा शंभू जी की हत्या कर दी थी, और साथ में जो शंभू जी का हत्या हुआ 1689 में संगमेश्वर नामक स्थान में, तो साथ साथ राजकवि कलश की भी हत्या हुई थी। यह एग्जाम में आया करता है। शंभू जी के बाद राजा राम ताराबाई ने भी औरंगजेब से संघर्ष जारी रखा। इस संदर्भ में डिटेल में हम लोग जब मराठा अगले चैप्टर को पढ़ेंगे वहाँ पर समझ जाएंगे कि किस तरह से संघर्ष हुआ। और अगर अंतिम फैसला देखा जाए मराठों का कब हुआ, तो बहादुर शाह के समय ही हुआ। मराठों की समस्या को समाप्त करने के लिए औरंगजेब ने गोलकुंडा और बीजापुर के विरुद्ध आक्रामक रुख अपनाया। औरंगजेब को फील होता था कहीं ना कहीं से गोलकुंडा और बीजापुर का अस्तित्व बना रहना ही मराठा समस्या का कारण है, क्योंकि गोलकुंडा बीजापुर मुस्लिम शासक होते हुए भी हिंदू मराठा को सहयोग करते हैं। गोलकुंडा के मदन्ना और अखन्ना जो दो हिंदू अधिकारी थे उसकी हत्या करने को औरंगजेब कहता है, और गोलकुंडा औरंगजेब के डर से हत्या भी करवा देता है, लेकिन फिर भी अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाता है क्योंकि 1687 में गोलकुंडा हार जाता है। और इसके अंतिम शासक भी आपके परीक्षा में आया करते हैं जो अबुल हसन था। ठीक इससे एक वर्ष पूर्व ही बीजापुर को भी मुगल साम्राज्य में औरंगजेब विलय कर लेता है। जब एक गवर्नर था ना साउथ का औरंगजेब, उसी समय से इसकी इच्छा थी कि गोलकुंडा और बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिलाया जाए, और उस समय मीर जुमला के माध्यम से भी यह हस्तक्षेप किया करता था। तो 1686 में बीजापुर, और सिकंदर आदिल शाह जो था इसका अंतिम शासक था बीजापुर का, और अबुल हसन गोलकुंडा का। तो ये था मुगलों का राजनीतिक इतिहास। अब हम लोग आते हैं मुगल प्रशासन के बारे में। राजनीतिक इतिहास के बारे में अब डिटेल में जो हम लोग पढ़ेंगे मुख्य परीक्षा में, जेपीएससी मुख्य परीक्षा में भी है मुगल साम्राज्य, वहाँ पर बचा खुचा सारा हो जाएगा। किस तरीके से उत्तर लिखना है वहाँ पर पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। मुगलों ने स्वयं को बादशाह घोषित किया। दूसरे शब्दों में मुगल खलीफा की सत्ता नहीं मानते थे। इसका संबंध कहीं ना कहीं विदेश नीति से था, क्योंकि विदेशों में अगर किसी भी खलीफा को अगर ये मान्यता दे देते हैं, बगदाद या मिस्र जो भी थे, तो यहाँ पर इनका जो है छोटा स्थान हो जाता, उनसे निम्नतर स्थान हो जाता, और इस चीज़ को ये पसंद नहीं करते थे। जब शक्ति में बराबर थे तो उन शासकों के अपेक्षा नीचे कैसे रह सकते थे। दिल्ली सल्तनत में जिस राजत्व की शुरुआत बलबन के द्वारा की गई थी उसे और स्पष्ट किया इस काल ने। और अबुल फजल कहता है कि राजत्व का कई आधार है, जैसे अग्नि योद्धा वर्ग, वायु शिल्पी कारीगर, जल बुद्धिजीवी वर्ग, पृथ्वी सेवक वर्ग, और इस सारे के सारे राजा यानी कि बादशाह के अधीन हैं। अबुल फजल ने राजत्व को फर ए इजदी कहा है। फर ए इजदी का अर्थ होता है दैवीय प्रकाश। वहाँ भी आप देखते हैं जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया, तो लगभग समान ही है। यहाँ देवी ईश्वर का प्रकाश हो गया फर ए इजदी। चलिए केंद्रीय प्रशासन देखते हैं। बादशाह का सैन्य और सैन्य दोनों क्षेत्रों पर प्रभावी नियंत्रण था। शासक और वजीर का यहाँ से अक्सर प्रश्न आ जाते हैं, क्योंकि वजीर शुरू में काफ़ी प्रभावी हुआ करते थे मुगल काल में, बाद में वजीर की जगह दीवान ने ले लिया। तो बाबर के समय निजामुद्दीन अहमद खलीफा वजीर था, हुमायूं के समय हिंदू बेग, और अकबर के समय बैरम खान। लेकिन बैरम खान का जब विद्रोह हो जाता है अकबर के काल में, तो वजीर की सारी शक्तियाँ कहीं ना कहीं से दीवानों को दी जाती है। कुछ अन्य अधिकारियों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहला जो था दीवान ए खालसा, जो खालसा भूमि का इंस्पेक्टर था, निरीक्षक था। दीवान तन नगद वेतन से संबंधित था। दीवान जागिर जागिर भूमि निरीक्षक था। दीवान वैतत राजकीय कारखानों का निरीक्षण करता था। वहाँ पर बर था दिल्ली सल्तनत में, आप देखते हैं। ओके, मुशर्रिफ एक खजाना खजांची का था। मीर बख्शी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, यह सेनापति था। जैसे दीवान आरी जो वहाँ पर था ना दिल्ली सल्तनत में, मनसबदारों की नियुक्ति की सिफारिश पर जागीर देने का काम दीवान आला करता था। ठीक है, नियुक्ति का सिफारिश कौन करता था? मीर बख्शी। जागीर कौन देता था? दीवान ए आला। इसको क्लियर रखिएगा, यहाँ से प्रश्न रहता है। अगले प्रमुख अधिकारी हैं खान ए सामा। राजकीय कारखानों का निरीक्षण और उत्पादन पर नियंत्रण, यानी कि कितनी राजकीय आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार ही उत्पादन करवाता था। पर कारखानों के आय व्यय का हिसाब दीवान ए आला के द्वारा। देखिए चेक एंड बैलेंस पूरा चल रहा है। दीवान ए आला हर जगह एक तरफ मीर बख्शी खान ए सामा एवं अन्य मंत्रियों पर नियंत्रण रखता था। भारमल अकबर के समय और आसफ खान जहांगीर के समय खान ए सामा था। सत्र उस शूद्र न्याय और धर्म से संबंधित अधिकारी था। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन है, औरंगजेब के द्वारा काजी और
सद्र के पदों को अलग अलग कर दिया था। अ से औरंगजेब, अ से अलग अलग, यहाँ पर याद रखिएगा। मीर ए माल यह टकसाल का प्रधान था। टकसाल यानी कि जहाँ पर करेंसियाँ छपी कर ढलाई होती थी। चलिए कुछ और अधिकारियों को देख लीजिए। मीर ए बहरी जल सेना का प्रधान, मीर ए बर वन अधीक्षक। ठीक है, अब प्रांतीय शासन में आ जाइए। प्रांतीय शासन का विकास तो देखिए उस समय विभागीय प्रणाली शेरशाह के टाइम में आप देख रहे हैं हो चुका था, और दिल्ली सल्तनत में भी हल्का फुल्का साक्ष्य मिलता है, लेकिन अकबर के समय स्पष्ट रूप से विकसित हुआ और कुल 15 राज्य थे। साउथ में जो अहमदनगर, खानदेश इत्यादि मिल गया था, उससे से बढ़ गया था 15 राज्य। और जहांगीर के समय 2 राज्य बढ़े और औरंगजेब के इनकी संख्या बढ़कर 21 हो गई थी, और शाहजहां के समय 18 था। ओके, और मैं नहीं लिखा हूँ, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रांतों का हेड जो है नजीम या सूबादार, इसका कार्यकाल जो होता था समान रूप से 3 वर्षों का होता था। कहा जाता था जिसके हेल्पर्स थे यानी कि सहयोगी अधिकारी जो होते थे, दीवान, बख्शी, सद्र और काजी। इस सरकार लेवल पर हम लोग देखते हैं फौजदार, शांति और व्यवस्था के लिए सरकार लेवल पर एक अधिकारी था फौजदार। खजनादार सरकार के खजाने का संरक्षक था। परगना लेवल पर अगर आप देखें तो सिकदार शांति और व्यवस्था के लिए था। आमिल जो था भू राजस्व के लिए था। अब नगर प्रशासन में आ जाइए। मुतसद्दी बंदरगाह का गवर्नर और शाह बंदर जो था मुतसद्दी का हेल्पर था या उप गवर्नर बोल सकते हैं। ये सब सीधे सीधे याद कर जाइए, आपके एग्जाम्स में आ जाएंगे। ये आगे आते हैं मुगल काल का आधार स्तंभ, मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदार जो था आपका, एक तरह से आप जिस तरीके से आप देखते हैं कि सीटेट वगैरह एग्जाम होता है और टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, उसी तरीके से कि जो मनसबदार नियुक्त हो गए उस समय उनको सैन्य और असैन्य दोनों तरह के कार्य दिए जाते थे। केवल सैन्य दिए जा रहे हैं, असैन्य ऐसा नहीं था। उनकी कुल 66 श्रेणियाँ थी, जिसमें 33 श्रेणियाँ व्यवहारिक थी यानी कि ज़्यादा यूज होता था। मनसब के सैनिकों की संख्या 10,000 हो सकती थी, लेकिन इसके अपवाद भी मिले हैं कि 5,000 से अधिक के भी मनसब दिए गए हैं। अधिकतम 5,000 के समान रूप से दिए जाते थे। मिर्जा अजीज कोका अकबर के समय, मानसिंह अकबर के समय इस 7,000 का मनसबदारी दिया गया था, और दारा सिकोह को 60,000 का मनसबदारी दिया गया था। पहले इसका 40,000 था, लेकिन जब औरंगजेब का अटैक शुरू हुआ आगरा पर, तब इसे वली अहद घोषित करके 60,000 का दे दिया गया था। ये मनसबदारों के लेवल और उसके नाम क्या होते थे हर लेवल पर, ऐसा नहीं कि मनसबदार को मनसबदार ही कहा जाता था। ये वास्तव में सबसे पहले कहा जाता था मनसबदार अगर उनके 500 तक सैनिक रखने के इजाज़त थे। 200 से 2500 अमीर, 2500 से अधिक अमीर उल उम्दा। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा, हमने नहीं लिखा है, जहांगीर के द्वारा सिंह अस्पा, 2 अस्पा की शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत एक सैनिक को 2 घोड़े, उन्नत नस्ल के घोड़े रखने पड़ते थे, ताकि अगर एक घोड़ा अगर बीमार पड़े या किसी कारण से वर्क नहीं कर पा रहा है तो दूसरा घोड़ा कार्य कर सकता था। लेकिन अगर कोई सैनिक इस नियम का पालन नहीं कर पाता था, सिर्फ एक ही घोड़ा होता था, तो उसे नीम सवार कहते थे। इसके बारे में बाकी डिटेल हम लोग मुख्य परीक्षा में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ एक से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं मनसबदारी और जागीरदारी से। मनसबदारी व्यवस्था के कुछ प्रमुख तथ्यों को समझ लीजिए। राजगमिता कानून, राजगमिता माने राजा की ओर जाना। अगर उत्तराधिकारी नहीं है तो जागीर बादशाह को स्थानांतरित हो जाएगा, क्योंकि मनसबदारों को वेतन के अनुरूप जागीर दिया जाता था, जिससे वो भूराजस्व से वेतन प्राप्त करते थे। मशरूत जागीर, सशर्त दी जाने वाली जागीर। इक्तादार और जागीरदार में क्या अंतर था? इक्तादार का नाम आया था दिल्ली सल्तनत में, ओके, गौरी के टाइम से ही शुरू हो गया था। बदायूं का इक्ता जो बना था आपका इल्तुतमिश। अब जान लीजिए कि इक्तादार और जागीरदार में क्या अंतर था, इससे मैंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। देखिए, केवल भू राजस्व से इसका संबंध था। ये भू राजस्व और प्रशासन दोनों से जागीरदार का संबंध था। फाजिल की संभावना इसमें थी इक्तादार में, इसमें फाजिल की संभावना नहीं थी, क्योंकि वेतन के अनुरूप ही इससे जागीरदार को दिया जाता था जागीर या जमीन। और इसको जो है एक तरह से प्रशासक था, भू राजस्व लेना था इसको, और जो भी कलेक्शन करना था उसमें से जो भी उसका वेतन बनता था सैनिकों का, उसके अलावा जो बचता था उसे लौटाना पड़ता था। चलिए डी नंबर आते हैं, मशरूत, सशर्त दी जाने वाली जागीर। ई नंबर अल मतंगा जागीर, मुसलमानों को दी जाने वाली जागीर। यह वास्तव में वंशानुगत जागीर थे जो जहांगीर के द्वारा दिया गया था। जोर तलब जागीर, ऐसे क्षेत्र जहाँ से जबरन भू राजस्व वसूल किए जाते थे। सौर जागीर, वह जागीर जहाँ से सरलतापूर्वक राजस्व प्राप्त होता था। जाय बाकी भूमि, ऐसा जागीर भूमि जिसे अभी तक किसी भी मनसबदार को नहीं दिया गया था। ओके,
मनसबदार को जब जागीर भूमि मिलता था तो वह जागीरदार भी कहलाता था, अगर नगद वेतन मिलता था तो वह जागीरदार नहीं कहलाता था। तो खालसा भूमि अलग था और सरकारी भूमि था। जाय बाकी भूमि जो था ऐसा भूमि जो अभी तक किसी को नहीं दिया गया था, किसी भी मनसबदार को। चलिए सैन्य प्रशासन देखते हैं। अहदी राजा के व्यक्तिगत सेवा के सैनिक थे, जो बादशाह के व्यक्तिगत सेवा सैनिक थे। पियादगानो ये पैदल सैनिकों को कहा जाता था मुगल काल में। न्याय प्रशासन शरीयत या जवाबित के अनुसार होता था। शरीयत के अनुसार अगर निर्णय लिया जा रहा तो शरीयत कहा जाता था। राजा के विवेकाधिकार से फैसला जवाबित होता था। शरीयत में कुरान, हदीस, इज्म और कयास का जो है रोल होता था। कुरान जो कहा जाता है जो मोहम्मद साहब ने सुना, यानी कि पैगंबर। हदीस सुनी गई बातों का अर्थ निकालना। इज्म अलग अलग विद्वानों की व्याख्या करना। और कयास मिलती जुलती बातों पर निर्णय लेना। इसको रटने करने की जरूरत है, नाम केवल रट जाइएगा, कुरान, हदीस, इज्म, कयास। अब आइए हम लोग बात करते हैं कानून किस तरीके से लागू होता था। समान रूप से हिंदू के लिए हिंदू कानून और मुस्लिम के लिए मुस्लिम कानून लागू होते थे, पर एक पक्ष अगर हिंदू हो और दूसरा पक्ष मुस्लिम हो तो मुस्लिम कानून के अनुसार ही फैसला होता था। और फौजदारी मामले में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कानून से ही फैसला होता था। काजी जो होता था प्रधान न्यायाधीश, मुफ्ती जो होता था मुस्लिम कानून का व्याख्याता, मैंने उसको एक्सप्लेन करता था। मीर अदल जो होता था ये फैसला पढ़कर सुनाता था, जो काजी ने फैसला दिया उसे मीर अदल सुनाता था। अब आइए भू राजस्व व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुगल काल में भूमि पर कर नहीं लगता था बल्कि उपज पर कर लगता था। भू राजस्व व्यवस्था में जिस तरीके से आप देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी और शेरशाह का बहुत ज़्यादा योगदान रहा था, उसी के उत्तराधिकारी के रूप में आप एक तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर अकबर का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा पूरे मुगल काल में। अकबर ने कई प्रयास किए। शुरुआती प्रयास एतमद खां, मुजफ्फर खां और शहाबुद्दीन के द्वारा किया गया, हालांकि बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहा। इसलिए 1573 में टोडरमल के द्वारा भूमि के मापन की गई और जब्ती पद्धति की शुरुआत की गई। दक्षिण का टोडरमल किसको बोलते हैं? मलिक अंबर को। और जो ये जब्ती पद्धति था इसे आईने 10 साला पद्धति भी बोलते थे। इसके 5 चरण थे। प्रथम चरण में भूमि की माप, ओके, इसमें पहले गज सिकंदरी का प्रयोग किया गया, बाद में इलाही गज का प्रयोग हुआ। इलाही गज का जो माप था 33 इंच 42 अंगुल। बी नंबर जो था द्वितीय चरण, भूमि का श्रेणीकरण करना। इसमें चलिए भूमि का श्रेणीकरण किस तरीके से मुगल काल में किया गया था, तो इसके 4 प्रकार थे। पोलज, परती, चाचर, बंजर। पोलज जो हो गया एक वर्ष में 2 बार फसल, सबसे उपजाऊ क्षेत्र था। परती 2 फसल के बाद जब 1 साल के लिए छोड़ देते थे किसान तो इसे परती भूमि कहा जाता था। चाचर अगर 3 या 4 वर्षों से खेती नहीं हो रही तो इसे चाचर जमीन कहते थे। बंजर 5 वर्षों तक लगातार अगर खेती नहीं हुई तो इसे बंजर मान लिया जाता था। और इन सभी के बंजर को छोड़ करके पोलज, परती और चाचर, नीचे के डायग्राम से आप देख रहे हैं, पोलज, परती और चाचर, बंजर अंडरलाइन है यानी कि इसको छोड़ देना है। तो पोलज का भी उत्तम मध्यम निम्न होता था, परती का उत्तम मध्यम निम्न और चाचर का उत्तम मध्यम निम्न। तो कुल जो है 9 प्रकार के भूमि थे बंजर को छोड़कर। चलिए सी नंबर आते हैं तृतीय चरण, भू राजस्व का निर्धारण। देखिए निम्न स्तर पर बीघा के आधार पर और उच्च स्तर पर परगना को इकाई मानकर भू राजस्व का निर्धारण होता था। और इसके लिए 10 वर्षों का उत्पादन, जो 1571 से 1581 तक का उत्पादन हुआ था, उसका औसत निकाल लिया जाता था। और इसी के आधार पर, यानी कि उत्पादन अगर अच्छा खासा हुआ है तो थोड़ा ज़्यादा भू राजस्व लगेगा। ऐसे 33% के आसपास रहता था, लेकिन फिर भी इसी के आधार पर 1571 से 81 के प्रोडक्शन के आधार पर एक औसत मूल्य निकाल करके भू राजस्व का निर्धारण होता था। और इसे रय कहा जाता था, जो तालिका बनता था उसे रय कहा जाता था। अब आते हैं हम लोग चतुर्थ चरण पर, अनाजों का नकदी परिवर्तन है तो स्थानीय बाजार के मूल्यों के आधार पर नकदी परिवर्तन। यहाँ पर भू राजस्व तो निर्धारण कर लिए, लेकिन अगर नगद देना चाहते हैं कोई किसान तो कितना देना होगा, तो स्थानीय बाजार के मूल्य के आधार पर नकदी परिवर्तन होता था चतुर्थ चरण में। और जो नकदी परिवर्तन होता था वो दस्तूर होता था। रय क्या होता था, तो वह उत्पादन, जो अलग अलग औसत उत्पादन आया उसका तालिका था। और ये जो है कितना दाम लगा उसका दस्तूर हुआ, उसका तालिका। दस्तूर में अनाजों के मूल्य का पिछले 10 वर्ष का वही 1571 से 1581 का औसत मूल्य निकाल लिया जाता था। जैसे औसत प्रोडक्शन निकाला गया तृतीय चरण में, चतुर्थ चरण में औसत मूल्य। लेकिन हल्दी, नील, पान और पोस्तु इस सब का क्या होता था, कुछ अच्छे वर्ष में क्या प्रोडक्शन हुआ है उसके आधार पर ही निकाला जाता था। यहाँ 10 वर्ष के
10 वर्ष का नियम का पालन नहीं होता था। इसे आप अपवाद स्वरूप देख सकते हैं। अब आते हैं भू राजस्व संग्रह कैसे होता था। सारा चीज़ तो हो गया, भू राजस्व का निर्धारण हो गया, भूमि मापन हो गया, उसका नकदी परिवर्तन हो गया, तो संग्रह भी अब कैसे करना है उसको। तो केंद्रीय स्तर पर दस्तूर अल अमल गुजार के द्वारा पूरी तरह से इसे संग्रहण का डाटा रखा जाता था। सरकार के स्तर पर जो नीचे के स्तर थे, अमल गुजार और परगना स्तर पर आमिल राजस्व का संग्रह करते थे। परगना में आमिल की सहायता कौन करते थे? कानूनगो। एक करोड़ी नाम के अधिकारी की भी नियुक्ति अकबर के द्वारा की गई थी, जिसे 1 करोड़ रुपये का टारगेट दिया जाता था। ग्रामीण स्तर पर मुकद्दम और पटवारी भू राजस्व का संग्रहण करते थे और पटवारियों का प्रमुख जो होता था वह कानूनगो होता था। अब भू राजस्व दर समान रूप से 33% यानी कि प्रोडक्शन का 1/3 होता था। और जब्ती प्रणाली को आईनी 10 साला प्रणाली भी कहते थे, बता ही चुका हूँ। और यह कहाँ लागू था, यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है। ऐसे तो 15 प्रांत थे अकबर के काल में, लेकिन आगरा, अवध, मुल्तान, मालवा, इलाहाबाद और लाहौर और गुजरात प्रांतों में ही यह लागू था। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ आईने 10 साला या जब्ती दोनों सेम है, प्रणाली है यहाँ पर लागू था। कई क्षेत्रों में बटाई, नस्क, कंकुत भी लागू थे। बटाई का अर्थ होता था बांट लेना। कहाँ कहाँ बटाता था? खेत बटाई, रस बटाई, लंक बटाई। अब दिल्ली सल्तनत में मैं समझा चुका हूँ इसे। खेत बटाई का अर्थ होता है खेत में खड़ी फसल को बांट देना। जितना भी आपका मान लीजिए कि भू राजस्व 1/3 है, तो 1/3 फसल जो है सरकारी अधिकारी कटवा के ले जाएंगे। रास बटाई खलिहान में बंटवारा, ओके। और लंक बटाई अनाज में बदल करके बंटवारा। नसक कंकुत जो होता था ये पूरी तरह से अनुमान पर आधारित था कि हाँ ठीक ठाक फसल रहा है, इतना लगभग लगान हो जाएगा, यानी कि सरकार का विवेकाधिकार टाइप का हो गया नसक या कंकुत। तो इस तरह की सारी व्यवस्थाएं थीं। अब हम लोग आगे कृषि व्यवस्था, जागीरदारी इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे मुगल काल में, और उसके साहित्य, स्थापत्य इत्यादि से जो भी प्रश्न आते हैं प्रारंभिक परीक्षा में वो पढ़ेंगे। आप लोग तैयारी करते रहिए। और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के मेंबरशिप को ज़रूर प्राप्त करें, बहुत लाभ होंगे इससे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।